हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार और आज लेकर आए हैं जो बैच आपका चल रहा था क्लास 10th के लिए संघर्ष। तो उसमें पहला यूनिट था जो अध्याय वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो उसमें दूसरा अध्याय जो है आपका अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, तो अम्ल क्षार और लवण में जो भी कुछ पढ़ना है आपको डिटेल से हम बताते हैं। ठीक है, अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जानना अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। तो एक चीज आप पहले जान लीजिएगा, अम्ल क्षार और लवण जो है किसी पदार्थ का प्रवृत्ति है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का प्रवृत्ति है। जैसे ये स्केच है यहाँ पे, ठीक है, तो ये किसी पदार्थ है, ना कि इस पदार्थ के प्रवृत्ति या प्रकृति है। ठीक है, अम्ल जो होता है किसी पदार्थ का प्रकृति होता है। जैसे हम किसी चीज को टेस्ट किए या खाएं तो ठीक है, वहां पे खट्टा लगा, तीखा लगा, ठीक है, कुछ भी पदार्थ का लगता, नमकीन लगता, तो वो पदार्थ का प्राकृतिक कहलाता है या प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अम्ल क्षार और लवण का कोई परिभाषा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो इसका डिफिनेशन देंगे वो इसके गुण के आधार पे देंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम आपको एक कर बताते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को पहले डिलीट करते हैं और अम्ल के बारे में बताते हैं। ठीक है, आपको पहले बता दिए हैं कि इसका डेफिनेशन इसका गुण के आधार पर देंगे हम। तो देखिए अम्ल होता क्या है आखिर में, तो अम्ल जिसका स्वाद खट्टा हो। ठीक है, वैसे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो ज्यादा समय यहाँ पे हम नहीं खींचते हैं। ठीक है, बाद में आपको पता चल जाएगा कि किसको हम अम्ल कहते हैं, किसको क्षार कहते हैं और किसको लवण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि दिमाग में एक चीज सेट कर लीजिएगा कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगर आपसे परिभाषा के तौर पे पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हैं वैसे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो और उसका पीएच मान 7 से कम हो उसे हम अम्ल कहते हैं। आपको ये भी बताएंगे कि खट्टा होता है, और भी डिफिनेशन को लंबा करना रहेगा तो उन सभी बातों को हम आगे बताते जाएंगे और उन सभी फैक्टर को यहाँ पे आप ऐड करते जाइएगा। जैसे हम बोले अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, वो भी बात हम आपको बताएंगे। पीएच स्केल क्या, इन सभी बातों की हम चर्चा आगे करें। ठीक है, तो अम्ल के बारे में हम सबसे पहले बताते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल यहाँ पे 2 प्रकार के आपको पढ़ना है। ठीक है, एक होता है कार्बनिक अम्ल और दूसरा होता है अकार्बनिक अम्ल। ठीक है, कार्बनिक अम्ल और दूसरा होता है अकार्बनिक अम्ल। ठीक है, कार्बनिक अम्ल क्या होता है और अकार्बनिक अम्ल क्या होता है। तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि कार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसको कार्बनिक अम्ल कहते हैं और जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो उसे अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल परिभाषा के तौर पर लिखेंगे तो वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो उसे हम कार्बनिक क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि परिभाषा उसी तौर पे दिया जाता है, उसी उदाहरण पे दिया जाता है जो कि आपको दिखता है। ठीक है, वैसे पदार्थ जो जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। वैसे पदार्थ जिसमें कार्बन की उपस्थिति ना हो उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, बात रहता है यहाँ पे कि कार्बनिक पदार्थ के बारे में कुछ विशेषता बताते हैं और अकार्बनिक पदार्थ के कुछ विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थ के बारे में हम आपको बताते हैं कि यदि कार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर पे गिर जाता है, कार्बनिक पदार्थ यदि हमारे शरीर पे गिर जाता है तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, यानी कि हमारे शरीर को नहीं जला पाता। ठीक है, लेकिन बात वहीं पे आपको हम करते हैं अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ का सबसे बड़ा गुण होता है कि यह जो होता पदार्थ जल को अपने अंदर अवशोषित करने का बहुत ज्यादा गुण रखता है। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ अपने अंदर जल को अवशोषित करने का अधिक गुण पाया जाता है। ठीक है, यदि यही अकार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर या मानव के शरीर या किसी जीवित प्राणी के शरीर पे गिरता है, ठीक है, तो ये उस स्थान पर का जो जल होता है उसको अवशोषित कर लेता है।
ठीक है, और वहां का जो सेल होता है, कोशिका होता है या मांसपेशियां होता है, ठीक है, जो जीवित भाग होता है, जीवित पार्ट होता है, वहां से जो जल होता है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ठीक है, अवशोषित कर लेता है, उस भाग को डेड करवा देता है, यानी कि मृत्यु करवा देता है, मार देने का काम करता है। जल खत्म हो गया तो वो भाग खत्म हो जाता है, ठीक है। और यदि मानव के शरीर पर गिरता है तो वहां का सेल जो होता है, कोशिका जो होता है, वो डेथ कर जाता है, और डेथ कर जाता है तो वहां घाव बन जाता है, गड्ढा घाव बन जाता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे किसी के शरीर पे बैटरी वाला पानी तेजाब गिर जाता है किसी कारण, तो वो व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति के शरीर पे गड्ढा निशान बन जाता है। जैसे आप बहुत सारे फिल्मों में देखे होंगे कि किसी पे एसिड फेंक देता है, ठीक है, तो वहां चेहरा जल जाता है। या आप ऐसा भी देखे होंगे कि बैटरी का पानी यदि किसी के जमीन पे या कहीं पे गिरा देते हैं तो वहां पे खौलने लगता है, ठीक है, उबलने लगता है, तो वो अकार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है, या कार्बनिक अम्ल होता है। यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अम्ल के प्रकार के बारे में, हम आपको बताते हैं अम्ल का जो प्रकार होता है। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल का मतलब होता है कौन अम्ल जो है से बरियार अम्ल होता है, और कौन सा अम्ल जो होता है कमजोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एक प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो ठीक है, वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर पूर्णतः क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है। वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर पूर्णतः हाइड्रोजन आयन देता है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई पदार्थ है, एक पदार्थ ले लिए, इसको जल में जब डुबोते हैं, ये पदार्थ है, इसको जल में डुबोते हैं यानी कि डालते हैं, ठीक है, तो ये घुल कर उसमें पूरी घुल जाता है और हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसको हम बोलेंगे प्रबल अम्ल, ठीक है। जब बात करते हैं दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड का बात करते हैं वहीं पे, तो वैसा अम्ल, ठीक है, वैसा अम्लीय पदार्थ जो जल में घुलकर आंशिक रूप से घुलता है, पूर्ण रूप से नहीं घुलता, ठीक है। यानी कि कोई पदार्थ होगा इस तरह का, वो जल में उसको डुबोते हैं तो पूरी नहीं घुलता, उसका कुछ भाग टुकड़ा के रूप में हो या किसी भी प्रकार से बच जाता है, ठीक है, और पूर्ण रूप से हाइड्रोजन नहीं दे पाता। कहने का मेरा तात्पर्य, कोई भी पदार्थ है जब वो पूर्ण रूप से घुल नहीं सकता है तो उसका कुछ ना कुछ भाग बचा हुआ रहता है अवशिष्ट के रूप में, तो वही भाग जब बच जाएगा तो पूरी हाइड्रोजन आयन नहीं दे पाएगा। जैसे मेरा कहने का तात्पर्य, कोई भी पदार्थ है किसी चीज में डुबोते हैं और फिर उसको छान लेंगे, ठीक है, तो जब वो पूर्ण रूप से घुला नहीं है और फिर दोनों को वेट करेंगे तो बराबर होगा? नहीं होगा। यहाँ पे वही उसी तरह प्रकार से है, जब कोई पदार्थ को हम जल में डुबोते हैं तो वो पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, यानी कि आंशिक रूप से घुलता है। आंशिक के मतलब कम रूप में घुलता है, ठीक है, पूरी नहीं घुलता, तो वो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्बल या वीक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो बताए थे अम्ल का भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब आपको ये बात यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ भौतिक गुण और रासायनिक गुण आपको पहले भी बता चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन में आपको हम बताए थे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब हम बताएं आपको, कहीं पे भौतिक शब्द लिखा रहे और कहीं पे रासायनिक शब्द लिखा रहे, तो आप साफ तौर पर समझिएगा कि किसी भी चीज को हम देख कर डिसाइड कर लें तो उसको हम बोलेंगे भौतिकी कारण से हम पहचाने, और रासायनिक के कारण हम किसी चीज को पहचानेंगे तो लेबोरेटरी में जाकर हम चेक करेंगे जहाँ लैब होता है, ठीक है, तो उसके तर्ज पे हम देखेंगे। लेकिन हमको पहले बताया आपको कि भौतिक के बारे में हम बताते हैं, भौतिक गुण बताने जा रहे हैं। तो भौतिक गुण का तात्पर्य मेरा होगा कि वैसे गुण उसके बारे में हम बताएंगे आपको जो कि आपको यहाँ पे देख कर डिसाइड कर लेना होगा, ठीक है। देखते देखते हम बता देंगे कि इसका भौतिक गुण क्या क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक गुण में किसका, अम्ल का भौतिक गुण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आपको पहले बताया है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। पहला एक चीज याद रखना कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा बात करते हैं एक चीज, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, पहला गुण में लिखते हैं।
दूसरा गुण हम इसका लिखेंगे, और क्या करते हैं, लिटमस पत्र मतलब एक पेपर है, ठीक है, और एक पेपर पे हम अगर जो वहां पे डालते हैं अम्ल, तो वो क्या होता है, नीले लिटमस पत्र, मतलब नीला रंग का कोई कागज है उस पे हम अम्ल डालते हैं, तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, किसमें चेंज कर देता है, लाल में कर देता है, ठीक है। इसका नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में चेंज कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, ठीक है। और यदि बात करते हैं हम तीसरा के, तो तीसरा में लिखा हुआ है अम्ल जो है, अम्ल जलीय विलयन में विलय होता है। यदि ये अम्ल जल में विलय होता है, अम्ल को जल में डालते हैं तो वो उसमें घुल जाता है, ठीक है। और अगर चौथा पॉइंट में आप लिखना चाहते हैं, तो अम्ल जो होता है वो चमड़ा को जला देता है, अम्ल चमड़े को जला देता है। यदि आपको यहाँ पे हम बता दिए, ठीक है, तो यदि आपको डिफिनेशन के तौर पे आपसे पूछ दे कि अम्ल किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, ये अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद खट्टा होता है, या इस तरह से बोलिएगा, अम्ल वह पदार्थ है, और नोट पॉइंट में लिखिएगा, जो जिसका स्वाद खट्टा हो, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो जल में विलय होता है, और जो चमड़े को जला देता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। यदि और इसमें जोड़ना पड़ेगा तो हम आपको रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक गुण बताएंगे, उससे जोड़ सकते हैं। जैसे अधिक कट रहा है या नहीं कट रहा, तो इधर नहीं कट रहा है, ठीक है, तो हम इधर आपको बताते हैं। यदि यहाँ पे रासायनिक लिखना है, रासायनिक गुण, ठीक है, इधर नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, ठीक है। रासायनिक गुण में अगर आपको लिखना होगा कि क्या क्या हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि वैसा गुण लिखेंगे रासायनिक गुण में कि जो आपको लेबोरेटरी में जाकर पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम हो पीएच मान, उसको बोलेंगे हम, कैसा बोलेंगे उसको हम बोलेंगे अम्ल है, ठीक है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसको हम अम्ल कहेंगे, ठीक है। दूसरा यदि लिखना हो तो हम लिखेंगे, दूसरा में हम लिखेंगे यानी कि यह अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और यदि हाइड्रोजन गैस वायु की उपस्थिति में जलेगा तो वह पॉप के धवनी निकालता है, ठीक है, पीओपी। प्रश्न में पूछता है, कई बार हम देखते हैं कि जब हाइड्रोजन वायु की उपस्थिति में जलता है तो उसे किस प्रकार की ध्वनि निकलता है, तो पोप की ध्वनि निकलता है। और रह गया एक नोट पॉइंट यहाँ पे हम बता देते हैं कि जब अम्ल जो है, अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, जब अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। जब अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा बता देते हैं। यदि आपसे पूछे अम्ल किसे कहते हैं, एक प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो शायद 6 नंबर या 4 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो आप लिखिएगा कि अम्ल का परिभाषा किसे कहते हैं, तो लिखिएगा अम्ल का परिभाषा देकर डाइस कीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखते हैं अम्ल का, ठीक है। अम्ल, या तो फिर लिख सकते हैं अम्ल उसे कहते हैं, ठीक है, जिसका प्रवृत्ति ठीक है, ठीक है, या जिसका गुण, यहाँ पे गुण लिखना अच्छा रहेगा, जिसका गुण
स्वाद में खट्टा हो, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे, जो जल में विलेय हो और चमड़े को जला दे, जिसका पीएच मान 7 से कम हो। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। जब अम्ल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार से आप डिफिनेशन दे सकते हैं। यह बहुत लंबा चौड़ा डिफिनेशन है, इतना लिखना नहीं, शॉर्ट में जो आपको याद रहे उसी को आप लिखिएगा। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ज्यादा बात पीसने से समय घिसता है, नॉलेज नहीं। ठीक है, अम्ल के गुण बता दिए। अब लास्ट में रह गया अम्ल का उपयोग। ठीक है, अम्ल का उपयोग क्या है, अम्ल का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो उपयोग, ठीक है, उपयोग, अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो अम्ल का उपयोग सबसे पहला हम लिखते हैं बाथरूम। बाथरूम के सफाई में हम अम्ल का उपयोग करते हैं। जो हार्पिक्स वगैरह आता है मार्केट में, उसमें अम्ल का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं तो उर्वरक बनाने में। ठीक है, उर्वरक भी जो बनता है उसमें भी अम्ल का प्रयोग किया जाता है, एसिड का प्रयोग किया जाता है। यदि तीसरा बात करते हैं तो औषधि में, औषधि, औषधि का मतलब होता है दवा बनाने में भी अम्ल का प्रयोग हम लोग करते हैं। यदि बात करते हैं बारूद, बारूद का मतलब बम वगैरह। ठीक है, बारूद वगैरह बनाने में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से आप अम्ल का उपयोग कर सकते हैं। और हो गया पेट्रोलियम पदार्थ, जैसे हो गया पेट्रोलियम पदार्थ का मतलब हो गया जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सभी जो पदार्थ होता है इसके निष्कर्षण में और उसको साफ करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अम्ल का प्रयोग। जैसे बहुत सारा चीज होता है जिसको प्यूरिफाई करने के लिए पेट्रोलियम पदार्थ में, कि जैसे मान लीजिए पानी है, तेल है, एक जगह मिश्रित हो गया तो उसको किस प्रकार से अलग करते हैं। डीजल में केरोसिन मिल गया तो उसको किस प्रकार से हम अलग करते हैं। इन सभी चीजों में भी हम अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब आगे आपका तो आइए चलिए हम आपको बताते हैं क्षार। ठीक है, जिस प्रकार से हम आपको अम्ल के बारे में बताएं उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्षार के बारे में बताएं। तो यहाँ आप जानिए कि क्षार किसी पदार्थ का नाम नहीं है, यह किसी पदार्थ का गुण है। ठीक है, तो क्षार जो होता है, सबसे पहले आपको हम बताएं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, उसी प्रकार से क्षार का स्वाद की बात करते हैं तो क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है या तीखा बोले। ठीक है, कड़वा या तीखा होता है। तो इसका डिफिनेशन तो होता नहीं है, इसका डिफिनेशन जब भी हम लिखते हैं तो इसका गुण के आधार पर लिखते हैं। और आपको हम बता चुके हैं कि इसका भौतिक गुण होता है या रासायनिक गुण के आधार पे हम लोग देते हैं। तो आइए सबसे पहले बिना आगे बढ़ते हुए पहले इसका गुण के बारे में हम लिखते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इसको यहाँ से हम मिटाते हैं और आगे बताते हैं। तो भौतिक गुण में देखते हैं, भौतिक गुण, इधर रासायनिक। ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहले हम देखते हैं, यह जो होता है लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। ठीक है, नीला कर देता है। आप वहां पे पढ़े थे नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, कौन करता है, वहां पे अम्ल करता था, नीले लिटमस पत्र को लाल करता था। जबकि क्षार क्या कहता है, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। याद रखिएगा, एक बात एकदम कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे रखिएगा, कभी कभी अक्सर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ देता, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। अच्छा, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता था। ठीक है, यहाँ पे हम क्लियर बता देते हैं, लाल को
नीला कौन है? यहाँ पे लिखिएगा क्षार, दिमाग में खर्च नहीं। यदि पूछ दे नीले लिटमस पद रखो, ठीक है, नीले को यदि लाल में कोई चेंज करता है तो उसको क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। इस प्रकार से दिमाग में एकदम रटा हुआ रहना चाहिए, कहीं पे भूलने और सोचने की बात नहीं करना है। इसको यहाँ पे इरेज कर दिए, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं और आगे पूछता है इसके। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, कि भौतिक गुण किसका? क्षार का भौतिक गुण चिकना होता है। चिकना का मतलब साबुन को आप छुए होंगे, लक्स, लाइफबॉय, डव, जो भी पीएस वगैरह जिस साबुन का उपयोग करते हैं उसको एक बार टच करके देखिएगा, बहुत चिकना दिखा फील करेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से शैम्पू वगैरह देखिएगा बहुत चिकना होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्षार जो होता है इसका स्पर्श करने पर चिकना अनुभव करता है। जबकि वहां अम्ल को छू देते थे तो वह चमड़े को जला देता था, लेकिन यह बहुत चिकना सा फील कराता है, ठीक है। अगर इसका तीसरा पॉइंट की बात करते हैं हम, किसका? क्षार का भौतिक गुण में तीसरा अगर जो पॉइंट का हम बात करते हैं तो क्या होगा? नोट पॉइंट को क्लियर से याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछ देता है, ठीक है। और ये देखो, कुछ क्षार जो होते हैं से जल में विलेय होते हैं और कुछ क्षार अविलेय होते हैं। विलेय और अविलेय, वहां पे क्या होता था? सभी अम्ल जल में विलेय होते थे, लेकिन यहां पे बात करता कुछ विलेय होते हैं और कुछ अविलेय होते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है यहाँ पे? चौथा पॉइंट में अगर आपको हम बताएं तो चौथा पॉइंट में होगा, ठीक है, यदि बात करें कि कुछ क्षार है तो क्षार में यदि हम इसमें जल मिलाते हैं, ठीक है, तो इसकी सांद्रता जो होती है वो घट जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन यानी कि रासायनिक गुण के बारे में इसका, ठीक है। तो रासायनिक गुण में क्या होगा, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे और बताते हैं। तो रासायनिक गुण में आएगा कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा, यानी कि अम्ल प्लस क्षार तो क्या बनाएगा? लवण प्लस जल बनेगा, ठीक है। बीच बीच में आप पाउच करके लिखते जाइएगा। लिखना क्या है? जो हम बोलते हैं वही। यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। और बाकी जो बचा हुआ है नोट्स के लिए हम बोल रहे हैं, फिर से आपको बता रहे हैं, नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स प्रोवाइड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ नोट्स है, मेरे पास उपलब्ध है नोट्स, ठीक है, आपको हम दे सकते हैं नोट्स, ऐसा बात नहीं है, लास्ट में देंगे। यहाँ पे हो गया जो कि अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाएगा। दूसरा पॉइंट की यदि बात करते हैं हम, ठीक है, तो क्षारों की सांद्रता कमजोर होती है। अगर इसमें जल मिलाएंगे तो क्षार की सांद्रता कम जाएगी, ठीक है। और बात करें तो क्षार उष्मा शोषी होता है, क्षेपी होता है, ठीक है। यदि क्षार में हम जल मिला देते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार में क्षार है, किसी भी, जैसे मान लिया जाए आपको चूना देखे होंगे, उसमें जल मिलाइए तो उससे उष्मा का उत्पत्ति होगा, निर्माण होगा, वहां पे उष्मा निकलने लगता है। आप देखते होंगे बबल सा, मतलब उबलने लगता है, ठीक है। यही जो है इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण हो गया क्षार का। अगर आगे हम बढ़ के देखते हैं क्षार के बारे में कुछ, ठीक है, क्षार बता दिए। और एक होता है क्षारक, जिसको अल्कली बोलते हैं। तो देखिए क्षार और क्षारक, क्षारक क्या होता है? क्षारक क्षार का ही एक भाग है। क्षारक में कहता है कि वैसे पदार्थ जो जल में विलय हो, वैसे पदार्थ या वैसे क्षार जो जल में विलय हो, उसे हम क्षारक कहते हैं। आपको हम पहले बताएं कि जो क्षार है वो जल में विलय भी हो सकता है या अविलय भी हो सकता है, या विलय भी हो सकता है या अविलय भी हो सकता है।
लेकिन जब बात करते हैं क्षारक की, वो साफ शब्द में कहता है जल में जो विलेय रहेंगे वही क्षारक कहलाएगा, हम कहलाएंगे। यानी कि जो जल में विलेय होगा उसी को हम क्षारक कहेंगे, जल में विलेय नहीं होगा उसको हम क्षारक नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे इसका एक और अगर नोट पॉइंट लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। कहता है सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक बार धीरे धीरे और रिपीट करते हैं। ठीक है, कहता है सभी क्षार क्षारक नहीं हो सकते, सभी क्षारक नहीं हो सकते, लेकिन सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं। क्यों? फिर से यहाँ कंडीशन बता देते हैं। क्षार बोलता है कि क्षार जो होता है इससे विलेय भी हो सकता है और अविलेय भी हो सकता है, लेकिन क्षारक जो है ओनली और ओनली विलेय होता है। विलेय कहने का मतलब वो जल में घुल सकता है, और क्षार कहता है कुछ क्षार जो होता है जल में विलेय होता है और कुछ क्षार जल में अविलेय हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से दिमाग में सेट कर लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि ये वाला जो है, एक नोट पॉइंट में बता देते हैं फिर से। ठीक है, यहाँ क्षार, यहाँ पे लिखते हैं क्षारक। ठीक है, ये जो है, ठीक है, क्षार यहाँ पे दिमाग में रखना, क्षारक क्षार हो सकता है, लेकिन सभी क्षारक नहीं हो सकता। यदि बात किया जाए ए वाला तो ये 100% है, ठीक है, कि ये हो जाएगा, लेकिन इसको बात किया जाए कि हो सकता है तो नहीं, फिर कोई गारंटी नहीं है कि हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम बता दिए क्षार क्षारक, और इसका गुण भी बता दिए आपको। आगे पढ़ना है प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल, प्रबल क्षार किसे कहते हैं और दुर्बल क्षार किसे? प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और दुर्बल का मतलब होता है वीक। ठीक है, प्रबल क्षार किसे कहते हैं? तो कहता वैसे क्षार जो, या तो फिर बोल सकते हो वैसे क्षार पदार्थ जो जल में घुलकर, वैसे क्षार जो जल में घुलकर पूर्ण मतलब पूर्णता जिसको बोले, या पूरा हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वैसे क्षारक पदार्थ जो जल में घुलकर पूर्णतः हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वैसे क्षारक पदार्थ, फिर से बोल रहे हैं, वैसे क्षारक पदार्थ जो जल में घुलकर पूर्णतः हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? तो वैसे क्षारक पदार्थ जो जल में घुलकर पूर्णतः यानी कि कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। क्लियर? जल में घुलेगा पूरा दे देगा हाइड्रोक्साइड आयन तो उसको प्रबल कहेंगे, जब जल में घुलेगा पूरी नहीं देगा तो उसको हम बोलेंगे दुर्बल क्षार बोलेंगे। चलो यहाँ पे क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लंबा करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता, लेकिन पूरी समझाना मेरा उद्देश्य रहता, मेरा लक्ष्य रहता। चलो ठीक है, अब यहाँ पे गुण बता दिए, इसका अथी बता दिए, और रह गया लास्ट में आप लोग को हम बता देते हैं। यहाँ पे अब आता है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल की बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, पीएच स्केल का होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका सबसे पहले शाब्दिक अर्थ समझो कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन जो उपस्थित रहता है उसकी कितनी पावर है उसके बारे में गणना करना रहता है, तो हम पीएच स्केल का सहायता से करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि किसी भी पदार्थ का यदि किसी भी विलयन है तो उसमें हाइड्रोजन उपस्थित रहता है,
तो उसकी कितनी पावर है, ठीक है, उसके बारे में यदि गणना करना हो तो हम पीएच स्केल के सहायता से करते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल का पूरा नाम क्या हो गया, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया। यदि बात करते हैं पीएच स्केल की, तो यदि पी का बात किया जाए तो पोटेंज होता है, जिसका अर्थ शक्ति होता है, और पोटेंज जो है एक प्रकार के जर्मन लैंग्वेज है, ठीक है, और जिसका हम लोग अपने लैंग्वेज में लिखते हैं इंग्लिश में, तो इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और पीएच स्केल का जो खोज किया वो सुरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया, सुरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया, लिखते हैं यहाँ पे, सुरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। कब किया, 1909 ईस्वी में किया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। पूछ सकता है तो दो ही अर्थ शब्द पूछ सकता है, किसने किया, तो सुरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया, कब किया, तो 1909 ईस्वी में किया। आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं, ठीक है। अब एक प्रकार का जो ये पीएच स्केल है, एक प्रकार का स्केल है, यहाँ पर लिखा हुआ स्केल, तो दिमाग में रख लो, स्केल है एक प्रकार का, ये स्केल कट तो नहीं रहा जी, बिल्कुल नहीं कट रहा। तो ये इस प्रकार का स्केल है। यहाँ पे सबसे निचली जो परत है, यानी कि साइड वाला LHS और RHS, ठीक है, इसमें मेंशन किया, इसमें मेंशन किया हुआ है 0 से लेकर 14 तक, ठीक है, 0 से लेकर 14 तक, और ये एक बीच है, मिडिल पार्ट, यहाँ पे 7 है, ठीक है। यहाँ पे दिमाग में रखना है कि 7 जो है उदासीन है, ठीक है। आपको इससे ज्यादा रिलेट करके क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, दिमाग में रखना। खाली जो हम बता रहे हैं उसको दिमाग में सेटअप करते जाइए, परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 7 जिसका भी पीएच मान आएगा वो उदासीन हो जाएगा, ठीक है, और 7 से कम होगा जिसका पीएच मान 7 से कम, वो अम्ल होगा, अम्लीय बोलिए चाहे अम्ल प्रवृत्ति का बोलिए, और 7 से अधिक होगा तो उसको बोलेंगे क्षारीय प्रवृत्ति, क्षारीय प्रवृत्ति, ठीक है। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय। यदि आपसे कोई पूछ दे जिसका पीएच मान 15 है, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलिएगा, उसको आप समझ जाइए कि कितना होगा। लास्ट पीएच स्केल में 14 तक है, यदि वो 15 पूछ रहा है तो पीएच स्केल का कोई गणना नहीं कर सकता, यानी कि वैसा कोई पदार्थ ही नहीं है जिसका पीएच मान 15 होगा, यानी कि ऑप्शन में दिया रहेगा तो ये साफ गलत है, ठीक है। अब डिसाइड कीजिएगा 0 से 14 के बीच में है तो ठीक है, 15 हो गया तो पहले गलत, वो ऑप्शन को कभी सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। अम्लीय हो गया। यदि फिर यहाँ पे बता दिए इतना तक, ठीक है, और इससे संबंधित कुछ पॉइंट है, ठीक है, उसको हम आपको नोट करवा देते हैं पीएच स्केल से संबंधित।